बेसिक सा सवाल होता है जब हम किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो उस समय हमारे मन में कई तरह के सवाल उठते हैं कि आखिर में म्यूचुअल फंड है क्या, इक्विटी है क्या। इक्विटी को आप भी जानते हो कि शेयर को भी इक्विटी बोलते हैं, म्यूचुअल फंड को इक्विटी बोलते हैं, दोनों का पैसा इक्विटी में ही लगता है। मार्केट के इन्वेस्टमेंट को इक्विटी बोलते हैं। लेकिन आज मैं आपसे जो डिस्कस करने वाला हूं वो काफ़ी बेसिक और काफ़ी एडवांस नॉलेज है जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आइए देख लेते हैं सब्जेक्ट क्या है। बेस्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको पता तो होना चाहिए आप अपना पैसा, आप अपनी गाड़ी कमाई का पैसा कहां पर डाल रहे हैं, आखिर में उसका एम क्या है, आखिर में उसका कॉन्सेप्ट क्या है, आखिर वो किस बेस पर काम करते हैं। तो आइए आज हम उसको कई भागों में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज इक्विटी, दूसरे बाद में देखते हैं हाउ इट वर्क, तीसरे बारे में देखते हैं हु शुड इन्वेस्ट, चौथे भाग में देखते हैं टाइप कितने प्रकार के इन फंड्स के हो जाते हैं, पांचवें भाग में देखते हैं आखिर में आपका फंड मैनेजर किस टाइप की स्ट्रैटेजी अपनाता है, फंड मैनेजर किस थीम पर काम करता है, फंड मैनेजर किस थॉट पर काम करता है पूरी मार्केट में आपका पैसा डालने के लिए, वो भी आपका जानना बहुत ही जरूरी है। तब जाकर के आप कर पाओगे। उसके बाद में बेनिफिट्स क्या क्या है म्यूचुअल फंड के, इक्विटी के, वो भी आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इक्विटी, जैसा कि आपने पहले भी सुन लिया है कि आपका इक्विटी क्या पोर्शन होता है, आपका जो मार्केट में पैसा लगता है, जो आपकी कंपनियों में पैसा लगता है उसको हम इक्विटी बोलते हैं। कितने टाइप से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप दो टाइप से इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर वन आपका एसआईपी होता है जिसको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं। दूसरा आपका लमसम अमाउंट होता है जिसमें आप एक मुश्त, लमसम यानी एक मुश्त धनराशि आप उसमें डाल सकते हैं। अगला आपका है व्हाट इज। देखो दोस्तों, आपका ये क्या होता है कि सबके लिए फिट नहीं बैठता है। हर फंड, हर टाइप की इक्विटी सबके लिए फिट नहीं बैठती है, तो ये आप इसको याद रखिएगा। दूसरा आपका क्या है, इसीलिए आपको इसको कैसे, इसका ढांचा तैयार किया गया है। इसका ढांचा तीन टाइप से तैयार किया गया है। सबसे पहला क्या है, लार्ज कैप फंड आपका है। दूसरा क्या है, मिड साइज का फंड है। तीसरा क्या है, स्मॉल साइज का फंड है। किसको, हु शुड इन्वेस्ट इन दिस, जो कि रिस्क लेना चाहते हैं और महंगाई को बीट करना चाहते हैं, जिन्होंने अपना ये गोल बनाया हुआ है, आगे जिनका एक एम है, उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अभी देख लेते हैं टाइप ऑफ फंड और उनकी क्या क्या जरूरतें हैं। तो देखिए, आपका सबसे पहला स्मॉल कैप फंड है। आप जानते हैं 4000 से ज्यादा कंपनियां इंडिया के अंदर हैं। तो आपका स्मॉल कैप फंड है वो 291 कंपनी से लेकर के जो ऑनवर्ड जितनी भी कंपनियां हो, आगे भी खुलती जाएंगी, वो उनको क्या बोलोगे आप, स्मॉल कैप फंड बोलोगे। सारांश में चल रहे हैं तो इसलिए ज्यादा इसको नहीं करेंगे, एक्सप्लोर नहीं करेंगे। उसके बाद में मिड कैप आपका 101वीं से लेकर के और आपका 250 तक। इन दोनों में, स्मॉल कैप और मिड कैप में, आपके एक्सपोजर सेबी के मुताबिक आपके फंड मैनेजर का एक्सपोजर 65% होना चाहिए। तीसरा है आपका लार्ज कैप फंड है, जो कि आपका शुरू की फर्स्ट कंपनी से लेकर के इसके लिए होड़ मची रहती है और आपकी 100 कंपनी तक आपका फंड मैनेजर इसमें इन्वेस्ट करता है, उसको बोलते हैं लार्ज कैप फंड। इसमें आपका मैक्सिमम एलोकेशन आपका फंड मैनेजर कितना कर सकता है, 80% तक, उसको कोई बाउंडेशन नहीं है। चौथे टाइप का फंड होता है लार्ज एंड मिड कैप फंड होता है। लार्ज एंड मिड कैप फंड में आपका जो फंड मैनेजर है वो 35% आपका लार्ज एंड मिड साइज की कंपनी में वो एक्सपोजर ले सकता है। चाहे तो ज्यादा भी ले सकता है, लेकिन उसके लिए बाउंडेशन है कि लार्ज एंड मिड का उसका 35% पक्का रहेगा इक्विटी का पोर्शन। उसके बाद में स्मॉल कैप को वो अपनी जरूरत के मुताबिक, जैसे फंड के उतार चढ़ाव, स्टेबिलिटी के मुताबिक वो अपना कर सकता है। आगे आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आप बने रहिए। अगला है आपका मल्टी कैप एंड फ्लेक्सी कैप फंड। मल्टी कैप एंड फ्लेक्सी कैप फंड में भी आपका 65% आपका क्या है, उसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये इस टाइप की कंपनियों को 65% उसको लेना। बाकी 35% वो किस में जा सकता है, डेप्ट में जा सकता है या और इंस्ट्रूमेंट्स में जा सकता है। वही लार्ज एंड मिड कैप फंड में आपको 35% उसको लेना ही लेना पड़ेगा। ये यहां पर दोनों में डिफरेंस है। तो इन दोनों को वैसे मैं परिभाषित करता हूं, किससे, खिचड़ी के लिहाज से परिभाषित करता हूं। मेनली आपके तीन टाइप के फंड होते हैं जिसमें तीन टाइप की कंपनियां होती हैं और वो डिफरेंट कैपिटलाइजेशन के रूप में, जो उनका कैपिटलाइजेशन होता है, जिसको जो उनको मुद्रा बोलते हैं ना, जो उनका होता है होल्डिंग उनकी होती है, वो उनका
उसके अनुसार होता है। चलिए अब ये हो गया। अब उसके बाद में इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी पर चलते हैं। इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी मेनली जो है 4 टाइप के आपके फंड मैनेजर अपनाते हैं, ठीक है ना, उनको भी हम देख लेते हैं ताकि आपको वो भी चीजें क्लियर हो जाए। टॉप डाउन स्ट्रैटेजी होती है। टॉप डाउन स्ट्रैटेजी उनको बोलते हैं, टॉप से डाउन की तरफ, जिसमें कि सेक्टर का एलोकेशन चूज करता है आपका फंड मैनेजर, ठीक है ना। आप देखिएगा किसी भी साइट में जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको सेक्टर वाइज एलोकेशन दिखाया जाता है, तो उसको बोलते हैं, जैसे किस किस टाइप का सेक्टर, किस सेक्टर पे आपका फंड मैनेजर ज्यादा फोकस कर रहा है, या उसको क्या बोलते हैं, उसको जो है टॉप डाउन स्ट्रैटेजी बोलते हैं। बॉटम अप स्ट्रैटेजी, उसमें आपका स्टॉक्स, पर्टिकुलर स्टॉक्स पर फोकस किया जाता है। जो जिस प्रकार से आपका फंड मैनेजर उस पर वर्क करता है, उसकी टीम वर्क करती है, वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपका हो गया बॉटम अप स्ट्रैटेजी में क्या हो गया, आपके स्टॉक्स होते हैं। ग्रोथ स्ट्रैटेजी, आपने सुना होगा कि ग्रोथ ओरिएंटेड फंड और वैल्यू ओरिएंटेड फंड, 2 टाइप के फंड होते हैं। तो ग्रोथ ओरिएंटेड में आपको क्या किया जाता है, उसका कंसिस्टेंस ट्रैक रिकॉर्ड होता है, और क्या सस्टेन जिसमें करने की कैपेसिटी हो। मींस अगर वो महंगा भी है, अगर वो स्टॉक महंगा भी है, तो भी आपका फंड मैनेजर उसको ले लेता है कि जिसमें सस्टेन करने की कैपेसिटी हो और वो ग्रोथ ओरिएंटेड हो। मींस आपने देखा होगा कि इस बीच में कई सारे फंड्स का, अच्छे फंड्स का परफॉर्मेंस क्या रहा है, डाउन रहा है। अब उनका नाम तो मैं नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कई सारे जो अच्छे फंड्स थे, पीछे के टॉप परफॉर्मर फंड थे, उनका इस बार में क्या रहा है, फंड का रिकॉर्ड डाउन रहा है। अगर लोगों ने पर्टिकुलरली कमेंट करके पूछा है, तो हमने सबसे पहले उसका यही देखा है कि क्या वो ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स हैं या उसमें वैल्यू ओरिएंटेड स्टॉक्स हैं। अगर वो ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक पर फंड मैनेजर गया हुआ है, तो हमने उनको बोला है कि भाई साहब आप इसको होल्ड करिए, आपको निकलने की कोई भी जरूरत नहीं है, सस्टेन की कैपेसिटी आपके इस फंड के स्टॉक्स में है, आप आराम से इसमें रिटर्न पाएंगे जब इसका टाइम आएगा तब। जैसा कि हमने आपको बताया था कि भाई टाइम सबका आता है, तो आपका अगर सही फंड मैनेजर है, सही स्टॉक्स उसने चुने हुए हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। उसने थोड़ा सा महंगा ले लिया, टाइम के साथ जब उसमें प्रॉफिट होगा तो डेफिनेट है वो सूद ब्याज समेत आ जाएगा। अगला है आपका वैल्यू स्ट्रैटेजी। वैल्यू स्ट्रैटेजी में क्या आपका फंड मैनेजर देखता है, पोटेंशियल टू ग्रो। उसके अंदर ग्रो का पोटेंशियल, देखिए दोनों में है, सस्टेन होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, उसमें है, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, पोटेंशियल होना चाहिए किसका, ग्रो होने का। मींस इसके अंदर मादा है, वो देखता है आपका फंड मैनेजर। उसके बाद में अवेलेबल एट द लोअर रेट, और क्या मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है। आपका फंड मैनेजर उस चीज को देखता है। जाहिर सी बात है, अगर सस्ता देख लिया, पोटेंशियल वाला स्टॉक देख लिया, तो वो क्या करेगा, थोड़ा जल्दी ग्रो करेगा, लेकिन वो सस्टेन कब तक करेगा, वो आपका ग्रोथ ओरिएंटेड फंड, आपका सस्टेनेबिलिटी उसकी बढ़िया होती है। तो लॉन्ग टाइम पे आप देखिएगा, हालांकि दोनों में दोनों टाइप के स्टॉक हो सकते हैं, वो आपके चर्निंग और सिलेक्शन किसके ऊपर आपने छोड़ा हुआ है, फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ा हुआ है, जिसमें आप उसको क्या कर रहे हैं, फीस दे रहे हैं। भाई साहब फीस दे रहे हैं, इसी चीज की आप फीस दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ताकि आप जैसे जैसे आपके पास पैसा आता जाएगा, आप अकुमुलेट करते जाएंगे, हो सकता है कोई फंड आपका बेटर ना परफॉर्म कर रहा हो, आप उस समय अगर आपको फंड सिलेक्शन करना है, तो इन सारी चीजों को आप क्या करें, देख पाए। ये आपको जानकार बनाना, आपको जागरूक बनाना, वही तो उद्देश्य है। अगला देख लेते हैं म्यूचुअल फंड में बेनिफिट्स क्या क्या है आपका इन्वेस्ट करने का। तो सबसे पहला बेनिफिट क्या है, आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिल जाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। नहीं तो आदमी अगर मान लिया उसको बहुत ज्यादा जानकार है, जैसा कि मैंने बता दिया है, भाई देखो स्टॉक्स का मेरे को पर्टिकुलर स्टॉक्स के पिकिंग की जानकारी नहीं है, मैंने बता दिया है, नहीं है, लेकिन क्या है कि एक सही तरीके की फीस देकर के आपका फंड मैनेजर कैसे कर सकता है, फंड की चूज की जानकारी हर किसी को होनी चाहिए। अगर हमारा इतने साल का एक्सपीरियंस है फंड्स के बारे में, तो उसके बाद में मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये चीजें बताता हूं कि ये एक रिस्की सौदा है। आप इसको प्रोफेशनली, जो बंदे प्रोफेशनल हैं उनके ही हाथों में रहने दें, लेकिन आपका अच्छा फंड चुना जाना, आपका रिस्क चुना जाना, आपका गोल चुने जाना, आप आए क्यों हैं वो जानना आपका बहुत जरूरी है। और उसके लिए जागरूक करने के लिए हम लोग आपको क्या करते हैं, आपको जागरूक करते हैं, आपके अंदर जानकारी बढ़े। इजी ऑन पॉकेट। देखो दोस्तों, सीधी सी बात है, आप इस पर
स्मॉल फीस पे करते हैं, जो कि एनुअली आपकी फीस होती है। उस पर भी आपको सलाह यही दी जाती है आप डायरेक्ट लें, ताकि आपका अकुमुलेशन के समय लास्ट टाइम पर, जैसा कि हमने आपको बताया था, आपको लगता है 0.5%, आपको लगता है 0.1% ही एनुअली है, लेकिन आप जाइए किसी बैंक मैनेजर के पास और उससे बोलिए 0.5%, आप कम से कम 4 लोगों को 4 घंटे बहस करनी पड़ेगी, तब भी वो 0.5% के लिए बड़ी मुश्किल से टस से मस होगा। तो ये वैल्यू होती है 0.5% की और 0.1% की। लेकिन आम आदमी का दिल बहुत बड़ा होता है, जो कॉमन मैन होता है ना, उसका दिल बहुत बड़ा, वो बोलता है ठीक है ओके ओके हमें मिल रहा है तो चलने दो। तो मेन नियम क्या है, आपको मिलना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, आपको मिलना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। अगर आप लोगों को मिलता है तो वही आशीर्वाद, वही दुआ क्या मिलती है, हमें मिलती है। और तभी तो हर जगह पे जहां पर भी करो अच्छा खासा ग्रोथ मिलता है। तो दोस्तों, भगवान से ही प्रार्थना है कि आप लोग जहां पर भी डालो, जुआई टॉक्स को देख करके अच्छे से इन्वेस्ट करो, आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट मिले, लेकिन आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, सीधी सी बात है यार, आप अगर मान लिया ऐसे स्टॉक्स आप चुन रहे हो कोई टीम में, तो उसमें रिस्क तो ज़्यादा है ही है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। गलत स्टॉक हो गया, नॉलेज के मतलब बिना आपने मान लिया स्मॉल कैप मिड कैप में चूज कर लिया और उसमें इतना रिस्क होता है, तो आपका क्या हो रहा है, डाइवर्सिफिकेशन तो आपका हो ही रहा है। फंड में डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, टाइप ऑफ फंड ले लिए तो आपका कितना डाइवर्सिफिकेशन हो गया, अच्छी बात है ना। ये सारी चीजें, लिक्विडिटी, इजिली लिक्विडिटी है। आप देखिएगा कभी भी पर्टिकुलर स्टॉक में अपर सर्किट लग जाती है, लोअर सर्किट लग जाती है, आप वहां पर परेशान हो जाते हो, अब मैं करूं तो क्या करूं, नहीं बंदा ले पाता है। लेकिन इसमें लिक्विडिटी का कोई क्रंच नहीं, फंड मैनेजर जाने किसको बेचना किसको नहीं बेचना। आज आपने रिडीम किया, तीसरे दिन पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। इजी लिक्विडिटी तो है ही है, इसमें कोई भी संदेह नहीं भाई, तीसरे दिन आपके पास आ जा रहा। पहले लगता था हफ्तों लगता था, 15 दिन लगता था हमारे टाइम पर, तो जब उसका रिक्विजिशन जाकर के भरते थे ऑफलाइन, फिर जाकर के वो जाता था डाक से, फिर वहां से अप्रूव होकर के आता था, फिर उसमें कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन आ जाता था, तब जाकर के रिडीम होता था। फंड मैनेजर उसमें दुनिया भर की जो टांग अड़ा देते थे, नहीं जो है वो निकालना चाहते थे। आपका एग्जिट लोड क्यों लगा हुआ है, 1 साल के अंदर में आप अगर रिडीम कर रहे हो इसीलिए लगा हुआ है, ताकि फंड मैनेजर को ज्यादा उसमें परेशान ना होना पड़े आपके पैसे के लिए। नहीं तो क्या है, गवर्नमेंट तो दे देगी रूल, लेकिन नहीं, फंड मैनेजर उस समय अपना रोने लगते हैं, अरे 1 साल के अंदर ये लोग प्रॉफिट देखेंगे निकाल लेंगे। तो सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी क्या है, इजी लिक्विडिटी है एंड सेबी की डायरेक्शन है। ये सारी चीजें उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। उसके बाद में कैपिटल ग्रोथ, कैपिटल ग्रोथ सीधी सी बात है यार, इक्विटी की चीज है। अगर आपके देश की जितनी तरक्की हो रही है उस हिसाब से आपका ग्रोथ तो होना है, कैपिटल आपका बढ़ना है, आपने लगाया हुआ। अब आप बताइए कि अगर आपका गलती से किसी भी फंड में SBI का शेयर हो गया, HDFC का शेयर हो गया, रिलायंस का शेयर हो गया, बजाज का शेयर हो गया, मारुति का शेयर हो गया, इसका शेयर हो गया, जिसका भी हो गया, मतलब FMCG में HUL का हो गया, इसका हो गया, जितने भी ले लो आप, जो भी प्रोडक्ट आप यूज करते हो देखते हो आंख के आगे, उसका तो शेयर तो है ही है ना। अब आप बताइए कि आपने चंद पैसा लगाया है, फंड मैनेजर ने आपके कर दिया है, तो उसके ये प्यून से लेकर के और टॉप के जो उसका टॉप का अधिकारी है, वो उसके पीछे अगर भाग रहे हैं, वो उतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें से चाहे नैनो पॉइंट में आपको मिल रहा है प्रॉफिट, आपको मिल रहा है ना। तो सीधी सी बात है कि आपका कैपिटल तो ग्रो होना है, क्योंकि इतना सारा मैकेनिज्म आपके लिए काम कर रहा है और आप साहूकार बनकर के बैठे हुए हो, तो ये बेनिफिट है, ठीक है ना। उसके बाद में आपका टोटल बेनिफिट तो है ही है आपका, उसमें कोई वही नहीं है। टैक्स बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट आपका, टैक्स बेनिफिट आपको बताता हूं। देखो दोस्तों, टैक्स बेनिफिट इसमें आपका ये है कि आप अगर नॉर्मली आप अगर कहीं पर भी टैक्स के जिस भी ब्रैकेट में आ रहे हो, खास करके जो 20% 30% के ब्रैकेट में आ रहे हैं, उनकी मैं बात बताऊं तो उनके लिए कितना अच्छा है, उन्होंने अपना पैसा इक्विटी में डाल दिया है। आपको अभी एक बढ़िया सा मजेदार वो भी दूंगा, टिप्स भी दूंगा, ठीक है ना, आपको मजा आएगा लास्ट के उस पर, ठीक है ना। तो इक्विटी का क्या बेनिफिट है, म्यूचुअल फंड का क्या बेनिफिट है, वो आपको बताता हूं। अब ये लास्ट में टैक्स बेनिफिट इसमें कैसे है कि जैसे मान लिया आप 20% या 30% के ब्रैकेट में आ रहे हो, मैक्सिमम लोग आ ही रहे हैं, ठीक है, छोटे लोग भी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, मीडियम लोग भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, हायर लोग भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। हायर लोग मैक्सिमम उसमें जा रहे हैं, अपना शेयर में जा रहे हैं, क्योंकि वो एक CA को अफोर्ड कर सकते हैं। बट हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं एक CA को, CA उतना फीस लेगा, चर्निंग करेगा, वो करेगा। और दूसरा क्या है, शेयर्स इतने महंगे हैं। अब मान लिया मेरे को MRF का शेयर लेना हो, बहुत ही महंगा है, बाकी कोई पर्टिकुलर शेयर लेना हो, टाइटन का शेयर लेना हो, बहुत ही महंगा है, और आइसर का शेयर लेना हो, बहुत ही महंगा है, और चीज़ों का शेयर लेना बहुत ही महंगा, और पर्टिकुलर उसके पास मेरे पास क्वांटिटी कम आएगी, उसमें ग्रोथ की संभावना। ब्लू चिप स्टॉक्स आप देखो कितने महंगे हैं, आम आदमी नहीं ले सकता यार, ठीक है ना। करोड़पति आदमी भी लेने के बारे में सोचे तो वो फंड में इजिली उतनी जगह पर जा सकता है, लेकिन ठीक है ना, आम आदमी भी इजिली जा सकता है, लेकिन हमारे आप जैसा आदमी वो
पर्टिकुलर शेयर में, 10 कंपनी के शेयर में भी नहीं जो है वो उनके पास 1 करोड़ 2 करोड़ क्या है, उनके पास कुछ भी नहीं है। 1 लाख 2 लाख उनके पास तो नथिंग के बराबर है, ठीक है ना। इसमें तो 1000 भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, 100 रुपया भी इन्वेस्ट करते हो, मिनिमम मतलब 250 रुपये पर। अभी बोल रही है क्या नाम है आपकी जो है पूरी बूचमैन, जो इसकी वो है क्या नाम है सीईओ हैं आपकी, सेबी की चीफ हैं जो। चलिए अभी आ जाता है टैक्स बेनिफिट पर हम बात कर रहे हैं। टैक्स बेनिफिट में क्या है, जैसे आप 20% 30% के ब्रैकेट में आप आ रहे हैं ना, तो उस समय आपका क्या हो रहा है कि केवल आपका 1 लाख रुपया प्रॉफिट पर कितना भी आप लगा रहने को, उस पर आपका केवल 10% ही टैक्स लगना है। और वो फिर से 1 लाख रुपया तो आपका सीधे क्या हो जाना है, एग्जेम्प्ट हो जाना है। आपने 4 लाख वो निकाला, मान लिया इन्वेस्टमेंट का निकाला, उस पर 1 लाख रुपया अगर आपको प्रॉफिट मिला है, टोटल कितना हो गया 5 लाख, आपका टैक्स कितना होगा 0, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपको आपकी वहां पर क्या हो रही है, सेफ हो रही है। लेकिन वही आपका 1 लाख का एग्जेम्प्ट हो गया, वही आप अगर 20% के दायरे पोस्ट ऑफिस में भी आपने रख दिया है, जैसे आपका 40,000 से ज्यादा प्रॉफिट होगा, जितना भी आपका टैक्स ब्रैकेट है उस पर आपका क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा आपके स्लैब के अनुसार। तो ये समझिए आप टैक्स बेनिफिट है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आप म्यूचुअल फंड में टैक्स के नाम पर आप 10 साल रखे रहो पैसा, आप अपना नहीं निकाल रहे हो, आपका एक चवन्नी टैक्स नहीं लगना है। रखा है आपका तो रखा है, आप उस पर अगर टैक्स देना होगा तो क्या बोलोगे, रिस्क है, रिस्की सौदा है भैया, टैक्स तो मैं नहीं दूंगा। लेकिन आप उस पर लोन लेने जाओगे, यस आपको 75% 70% उस पर लोन अवेलेबल है। तो कितना बड़ा बेनिफिट है इनमें इन्वेस्ट करने का, आप सोचिए कितना बड़ा सेफ हो आप। ना 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 टैक्स देना है, ना 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 भैया रिस्की है, लोन लेना है, यस यस लो यार, क्या है, अच्छी चीज है ना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगी तो रिवार्ड जरूर करना, और रिवार्ड आपको पता है, लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू।